इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी का उदाहरण 10.4 करा रहा हूँ। 10.4 एग्जाम्पल देखिए। इसमें देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें इन्होंने एक बेंजीन की रिंग ले रखा है और यहाँ से ये आपकी बेंजीन की रिंग है। इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, इसको आप बना लीजिए। इसकी रिएक्शन HBr से पूछी गई है कि इसकी रिएक्शन HBr से होगी तो क्या बनेगा। अब आपको पढ़ाया गया कि जो बेंजीन है इसमें भले ही 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण बेंजीन एक अस्थायी यौगिक है। बेंजीन जो है कभी भी योगात्मक अभिक्रिया को नहीं देता है। बेंजीन की अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन होती हैं, जिसे आप 11th में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड पर HBr की योगात्मक अभिक्रिया होगी और आपको पढ़ाया गया है कि असममित एल्कीनों में जब योगात्मक अभिक्रिया होती है तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं। अब इस कार्बन के बारे में देखो, इसका यह कार्बन इधर 2 बॉन्ड बना चुका है, इधर 1 बॉन्ड, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। यानी जो ब्रोमीन होगा वो मेरा इस कार्बन पे जुड़ेगा और जो मेरा हाइड्रोजन होगा वो मेरा इस कार्बन पे जुड़ेगा। तो जब जुड़ेगा तो आप इसको बना लीजिए, जोड़ लीजिए, आपका जो कंपाउंड है वो बन जाएगा। इसे मार्कोनी-काफ का नियम कहते हैं कि असंतृप्त यौगिकों की योगात्मक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग होता है उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये आपका मार्कोनी-काफ का रूल है। तो 1 हाइड्रोजन इस पर और आ जाएगा तो इस पर हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 3। तो ये इसका हो गया आंसर। फिलहाल ये तो एग्जाम्पल है, आंसर नीचे दे रखा है उन्होंने। तो इसमें मार्कोनी-काफ का रूल लगा है, आप समझ ही रहे हैं, फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए ये जो ब्रोमीन है यहाँ जुड़ेगा जिस पे ये नेगेटिव पार्ट है, तो वहाँ जुड़ेगा उस कार्बन पे जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और प्लस पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए आप लोग। इसका सेकंड पार्ट भी बहुत ही सिंपल है। इसमें उन्होंने HCl से अभिक्रिया कराई है, एक यौगिक ले लिया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया उन्होंने HCl से करा दिया है। अब HCl में भी क्या H प्लस और Cl माइनस है, तो इसमें भी इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, निगेटिव वहाँ जुड़ेगा जिस पे का हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव वहाँ जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन अधिक है। तो इसमें क्या होगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन हो गया CH2, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Cl जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। सॉरी मैंने गलत बता दिया, क्लोरीन को मुझे यहाँ पर जोड़ना चाहिए था, वो तो मैं तीर से दिखाया हूँ, आंसर गलत बता दिया। CH3 CH2 क्लोरीन यहाँ जुड़ेगा, मैं पहले ही समझा चुका हूँ, लेकिन जोड़ने में थोड़ा सा गलती हो गई। हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा CH3 हो जाएगा, थोड़ा सा भी लिखने में गलती हो गई थी। इसको हम पहले ही समझा चुका था कि अभिकर्मक का निगेटिव भाग वहाँ जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम होते हैं, और पॉजिटिव भाग वहाँ जुड़ता है जहाँ पर अधिक होते हैं। ये मार्कोनी-काफ का रूल कहलाता है। तो ये भी एग्जाम्पल है, ये भी आप समझिएगा। लेकिन जो इसका तीसरा पार्ट है वो एंटी मार्कोनी-काफ के रूल के अनुसार है, और आपको मैं बता चुका हूँ कि पेरोक्साइड डाल देने पर रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन जाता है, और अगर रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन गया तो पूरी रिएक्शन फ्री रेडिकल से ही होती है।
तो इसमें इन्होंने पेरोक्साइड ले लिया है और पेरोक्साइड के ले लेने से एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम काम करने लगता है या पेरोक्साइड प्रभाव काम करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये है CH2, इसके बाद CH, इन्होंने क्वेश्चन में हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ा है, मैं भी जोड़ दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। आप इस पर HBr की रिएक्शन कराइए, लेकिन इसमें डाल दिया गया है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड आप लोग जानते होंगे ऐसे यौगिक जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसको पेरोक्साइड कहते हैं। और पेरोक्साइड का जब ये बॉन्ड टूटता है तो फ्री रेडिकल बनते हैं। फिलहाल में पार्ट 2 या पार्ट 3 में मैंने इसकी मैकेनिज्म को समझाया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो जब पेरोक्साइड बनता है तो पेरोक्साइड इफेक्ट काम करता है और अभिकर्मक का निगेटिव भाग वहाँ जाके जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक होते हैं। तो यहाँ पर इसमें उसका उल्टी रिएक्शन होती है, इसीलिए इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ भी कहते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा CH2 और ब्रोमीन को तो किनारे पर जुड़ना है CH2, इस पर एक हाइड्रोजन पहले था, एक और जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। इस पर 2 हाइड्रोजन है CH2 और Br भी आके जुड़ जाएगा। तो ये उदाहरण था 10.4 जो कि पहले से आपकी किताब में इसका आंसर इन्होंने दे रखा है, लेकिन उसको मैंने समझा भी दिया कि ये रिएक्शन कैसे होगी। अब मैं आपको इसके नीचे कुछ इन्होंने पाठ निहित प्रश्न दे रखा है, उसे भी आप देख लीजिए। 10.2 में उन्होंने लिखा है एल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, जब हम टेस्ट करते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का, तो इन तीनों का जो समूह अभिकर्मक है, या इसमें एक और भी आता है नाइट्रेट आता है और ऑक्जिलेट आता है, इन तीनों आयनों का जो समूह अभिकर्मक है वो है हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो ये जो आयन होते हैं ये अपना अपना टेस्ट देते हैं। अगर हमारे लवण में क्लोराइड आयन है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हम जब डालते हैं तो HCl की गैस निकलती है। ब्रोमाइड आयन होता है तो HBr नहीं निकलता है, ब्रोमीन की गैस निकलती। लेकिन आयोडाइड आयन होता है तब भी HI नहीं निकलता, आयोडीन की गैस निकलती। उसके पीछे रीज़न ये होता है, बनता तो HI ज़रूर है। जैसे अगर इन्होंने कह दिया है कि KI, तो जब KI को हम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो पहले हमारा, चलिए मैं इसको 2 कर ले रहा हूँ, पोटेशियम सल्फेट और 2HI। HI तो हमारा बनता है, लेकिन जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है वह एक ऑक्सीकारक, वह HI को बहुत आसानी से ऑक्सीकृत कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो HI को बहुत आसानी से ऑक्सीकृत कर देता है आयोडीन में। जब ये आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाता है तो यह जो HI है वो समाप्त हो जाता है, अब तो आयोडीन बन गई। तो आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है तो आपको हैलोअल्केन प्राप्त होता है। जैसे ROH है, इसकी रिएक्शन मैं HX से कराऊंगा तो आपको मैंने बताया है कि इसमें RX बनता है, और ये एल्किल हैलाइड को बनाने की सबसे पहली विधि बताई गई है एल्कोहल के द्वारा। इसमें HCl के साथ में हम निर्जल जिंक क्लोराइड भी लेते हैं, और निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl के मिश्रण को लुईकास अभिकर्मक भी कहा जाता है। तो आप जरा विचार करिए कि अगर यहाँ पर HI होता तब तो अल्कोहल से रिएक्शन करता, HI तो हमारा बदल गया आयोडीन में, तो अल्कोहल से रिएक्शन कैसे होगी।
इसीलिए हम KI और शान सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग एल्कोहल के साथ एल्किल हैलाइड बनाने के लिए नहीं करते हैं। अगर हमें एल्किल आयोडाइड बनाना है तो अल्कोहल की अभिक्रिया KI और शान सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से नहीं कराई जाती, क्योंकि KI सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके HI बनाता है, तुरंत HI सल्फ्यूरिक अम्ल से ऑक्सीकृत हो जाता है और आयोडीन में बदल जाता है। तो जब आयोडीन बन गई, HI नहीं रहा, तो रिएक्शन कैसे होगी? तो शायद आप इससे क्वेश्चन का आंसर समझ चुके होंगे कि एल्कोहल की KI और शान सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं कराई जाती है, क्योंकि उसमें HI तुरंत सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत होकर आयोडीन में बदल जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोपेन के विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्न की संरचना लिखिए। तो पहले मैं प्रोपेन आपको समझा दूं ही कि प्रोपेन क्या है। 10.3 प्रोपेन CH3 CH2 CH3 ये कंपाउंड हमारा प्रोपेन। डाई हैलोजन व्युत्पन्न हमको बनाना है, मतलब मुझे हैलोजन लगाना है तो मैं 2 हैलोजन देखो इस कार्बन पर भी लगा सकता हूँ, मतलब यहाँ पर क्लोरो और यहाँ पर क्लोरो लगा सकता हूँ, CH2 CH3, मतलब 1 डाइक्लोरो प्रोपेन 1 लगा सकता हूं। मैं इस कार्बन पर भी 2 क्लोरीन लगा सकता हूं, यहाँ के हाइड्रोजन को हटाकर, मतलब यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, और तो ये क्या हो जाएगा 1 है, 1 डाइक्लोरो, 2 ये काउंटिंग करेंगे 1 2 3, 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अब आप देखिए कि मैं एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, यानी मैं 1 2 भी कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। एक क्लोरीन मैं यहाँ लगा दूँ, एक क्लोरीन मैं यहाँ लगा दूँ, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 1, 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। चौथा, मैं इसका डेरिवेटिव बना सकता हूँ। मैं इस क्लोरीन को 1 3 पर जोड़ूं, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 3 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो इस तरीके से प्रोपेन के 4 जो हैं डाई हैलोजन व्युत्पन्न संभव थे, जिसकी संरचना मैंने आपको बता दिया। फिर से आप समझ लीजिए, आप दोनों हैलोजन के परमाणु, एक भी हम पहले कार्बन पे लगा सकते हैं, दोनों हैलोजन के परमाणु आप दूसरे कार्बन पर लगा सकते हैं, दोनों हैलोजन के परमाणु 1 2 पोजीशन पे लगा सकते हैं, दोनों हैलोजन के परमाणु 1 3 पोजीशन पे लगा सकते हैं। तो ये 4 समावेश संभव है।